हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक आपके मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। और हाँ, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है और क्लासेस देखी हैं तो आपके जरूर ही अच्छे नंबर आएंगे। तो आज की क्लास भी वही रहेगी अपनी छोटे छोटे प्रश्नों की, कि छोटे छोटे प्रश्न कैसे बनते हैं उन पर अपन बात करेंगे। दो क्लासेस मैंने डाली हैं और ये तीसरी क्लासेस है। फिर कल आपके पेपर हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाए और घबराए नहीं और बी पेशेंस से करना, पेपर कंप्लीट करें। ठीक है दोस्तों, सवाल है 128 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। 128 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, ये हमें पता करना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका आप सभी को पता है कैसे निकालते हैं। जो 128 लिखा मैंने यहाँ पर, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या 2 का भाग लगाते हैं। हालांकि कैसे भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आपका एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। पर हम एक मेथड याद रखते हैं कि आप कहीं 4 का भाग ना लगा दो, कहीं 6 का भाग ना लगा दो, इसलिए हम पता करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले किसका भाग लगाना, आपको 2 का भाग लगाना, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर ऐसे 11 का, फिर 13 का, ऐसे लगाते हैं अपन। तो यहां पर अपन 2 का भाग लगा देते हैं। 2 का भाग लगाया इसमें 6 बार गया, ये 4 बार। फिर 2 का भाग लगाया इसमें 3 बार गया, ये 2 बार। फिर 2 का भाग लगाया इसमें 16 बार। फिर 2 का भाग लगाया इसमें 8 बार। फिर 2 का भाग इसमें 4 बार। फिर 2 का भाग इसमें 2 बार। फिर 2 का भाग इसमें ये 1 बार गया। ठीक है, भाग हमने लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लिखते हैं यहां पर 128 बराबर 2 कितनी बार आ रहा है भाई, 3 और 3 6 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया, 7 हो गया। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, 128 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ऐसे अपन ने यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या आपको यहाँ पर? नहीं है भाई। ये हो चुके हैं 128 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हुए भाई? 128 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगर इसी सवाल को, अगर माय डियर स्टूडेंट इसी सवाल को कह देवे वो कि घातांक रूप में लिखो, किसके रूप में? घातांक रूप में लिखो, तो आपको कुछ नहीं करना है। 128 के जो हमने गुणनखंड निकाले हैं यहां तक तो आपको इज दैट क्लियर कंप्लीट करना ही है। ठीक है, इसके आगे फिर क्या करना है? जैसे 2 कितनी बार आ रहा है, 7 बार, तो 2 की घात क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा, घातांक रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? घात रूप या घातांक रूप हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला जो सवाल है, ये छोटे छोटे जो सवाल है ना, ये भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो क्लासेस डाली है ना, उसके अंदर मैंने सारे सवाल करवाए हैं आपको। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपके पास लास्ट अंतिम आज का मौका है, क्योंकि कल आप तो पेपर देने जाओगे। तो आज जितना भी देख सकते हो देख लो, उनका रिवाइज अच्छे से कर लो, क्योंकि इससे जो है, इन इंपॉर्टेंट क्लासेस से जो है, मैं बता दूं आपको कि आपके अगर 80 नंबर का पेपर है तो उसके अंदर लगभग लगभग 60 नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। और नॉर्मली पढ़ोगे तो आपके फिर भी पास होने वाले नंबर तो इसमें से आ ही जाएंगे, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो, है ना। चलिए, घातांक रूप हो गया। फिर इसके बाद में प्रश्न बनता है, यदि मैं से 4 तो ल से, तो हमें क्या ज्ञात करना है? ल से ज्ञात करना है। मैं से है 4, क्या ज्ञात करना है? लय से ज्ञात करना है भाई। ये नाम आते ही आपको पता हो जाना चाहिए, ध्यान से देखना। मैं से यानी कि एच सी एफ हमें दे रखा है 4, और लय से यानी कि LCM, ये हमें निकालना है किसका? 12 और 24 का। 12 और 24 का यानी कि जो है यहाँ पर पहली संख्या तो हो गई 12 और बी, दूसरी संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। अब इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या लिखेंगे? HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी, ऐसा लिख देंगे भाई। ठीक है, HCF यानी में से कितना है? 4, इंटू LCM हमें निकालना है, बराबर A यानी कि पहली संख्या 12 इंटू बी यानी कि दूसरी संख्या कितनी है? 24। एलसीएम हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 12 इंटू 24, और इंटू वाले 4 कहाँ आ जाएंगे? बटेयों में। 4 से इसको काट दो भाई, कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया? 12 6 72। एलसीएम यानी कि लेस है जो है इस सवाल के अंदर, वो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 72
आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों को। ठीक है भाई, चलिए अगले छोटे सवाल की बात करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखना आप, ठीक है। सवाल को यहां पर लिख दूं मैं, ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं इसके अंदर आपको। तीसरा प्रश्न, x प्लस 2y बराबर 4 को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है, इसके अंदर ऑप्शन आते हैं तब आपको क्लियर समझ में आता है, बाकी आप ज्ञात करने में रह जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं ऑप्शन भी दे देता हूं यहां पर। ऑप्शन है पहला 1,3, दूसरा ऑप्शन है बी वाला जो ऑप्शन है वो है 2,4, सी वाला जो ऑप्शन है वो है 0,0 और डी वाला जो ऑप्शन है वो है 1,0,2। ये दो ऑप्शन हमारे पास है, चार ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। तो पता करना है इन चारों में से कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो युग्म है वो इस इक्वेशंस को जो है संतुष्ट करेगा, ये हमें पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला तो मान होता है x का और दूसरा वाला जो मान होता है किसका, y का। ये एबेसिड के अंदर है तो आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। जैसे x का मान 1 और y का मान कितना है 3, x का मान 1 रखो और y का मान 3 रखो, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, 6 वैसे ही नहीं आ रहा, मामला खत्म। 2 इंटू 4 2 और यहां पर रखूं 4, 4 इंटू 2 8, तो भी नहीं आ रहा। 0,0 0 0 0 हो जाएगा, 0 बराबर 4 होता है क्या, नहीं होता है। अब ऑप्शन नंबर चौथा बचा, इसको सोल्व करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा कंफर्म ये आंसर है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे देखना, 0,2। अब पता कैसे चला, हम ऑप्शन डी क्यों ले रहे हैं पता है ना, क्योंकि तीनों ऑप्शंस में से आंसर नहीं मिल रहा। कैसा नहीं मिल रहा, अभी मैंने आपको सोल्व करके बताया। चौथा कैसे सोल्व करेंगे, एकदम आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। 0,2, एक्स का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 2 है। यहां पर रखते हैं अपन x का मान तो 0, फिर बीच में प्लस 2, बीच में कुछ नहीं, इंटू और y का मान 2 बराबर 4। 0 का कोई मतलब नहीं है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई 4 बराबर 4। क्या मुझे ये बताओ 4 4 के बराबर होता है या नहीं होता है, होता है भाई। 4 4 के बराबर होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो युग्म है इस इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगले सवाल की बात करते हैं अपन। x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 9x, यहां पर माइनस कर दो और प्लस 1 कर दो, कि घात क्या होगी। वैसे ये 9th क्लास का सवाल है, पर कभी कभार पूछ लेता है तो हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं कि घात क्या होगी। अब घात, बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, कि किसी बहुपद की घात कब कहलाती है, वो किसी बहुपद की जो है उच्चतम घात होगी ना, वही उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। घात यहां पर देखो कुछ नहीं है, 1 है 2 है 3 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है 3 है। इसका मतलब यहां पर बहुपद की जो घात है, बहुपद की जो घात है वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर है ना, सबसे बड़ी जो घात होगी वो उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो घात कितनी हो गई भाई, यहां पर 3 हो चुकी है। आया समझ में। चलिए अगले सवाल की हम बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 2 4 6 8 डॉट 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 एपी है या नहीं, एपी है या नहीं। नाम आया एपी है या नहीं, एपी यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं। दोस्तों समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं, D1 निकालते हैं, D2 निकालते हैं, और अगर D1 और D2 बराबर आ जाता है तो फिर D3 निकाल के भी ट्राई करते हैं। तीनों अगर बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि यह एपी है, अदरवाइज ये पे एपी नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, D1 निकालेंगे। इसके लिए क्या निकालेंगे, D1, और D1 का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। तो D1 बराबर A2, ये पहले वाले पद को A1, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3 और चौथे वाले को A4 बोलते हैं। A2 का मान कितना है भाई 4, फिर माइनस A1 का मान कितना है 2, तो D1 बराबर कितना आ गया भाई 2, यानी कि पहले सार्वंतर का मान कितना आ चुका है, यहां पर 2 आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। आज है भाई लास्ट लास्ट मौका, इसके बाद में कुछ भी मौका नहीं है आपके पास मैथमेटिक्स को अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करने का।
तो अगर अभी तक भी आपने अपनी स्टडी नहीं करी है और सवाल नहीं सॉल्व किए हैं तो एक बार क्लासेस जाकर जरूर देखें, शायद कुछ आपका भला हो जावे और अपना भी कुछ भला हो जावे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो D1 तो आ गया, अब हमें निकालना है D2 निकालना है। तो D2 का फॉर्मूला क्या होता है? D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। ये लिखा D2 बराबर A3, यानी तीसरे नंबर का पद कितना है 6 और दूसरे नंबर का कितना है 4, यानी कि 6 माइनस 4, तो D2 बराबर कितना हो गया 2। D2 का मान 2 आ गया भाई, कंप्लीट मामला। अब एक और निकालना पड़ेगा, D1 और D2 दोनों बराबर आ रहे हैं तो D3 भी निकाल लेंगे, तो वो होगा A4 माइनस A3। A4 चौथे नंबर का पद कितना है 8, तीसरे नंबर का पद कितना है 6, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो D3 कितना हो गया भाई 2 हो गया। आया समझ में? अतः हम लिखेंगे, अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 है, तीनों ही बराबर हैं, अतः AP है। यह क्या है भाई? AP है। तो इस सवाल के अंदर कोई दिक्कत है क्या? AP है या नहीं पता करने के लिए आप पता कर सकते हो। क्या करेंगे? पहले D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला ये रहा भाई, D1 का फॉर्मूला, फिर D2 का फॉर्मूला ये रहा, और फिर D3 का जो फॉर्मूला है ये रहा। आपको फॉर्मूले जो है अच्छे से याद होने चाहिए दोस्तों। क्लियर माजरा यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मैं यहां पर लिख देता हूं बीच में, यदि एपी 1/2 1/2 1/2 है तो इसका प्रथम पद व डी ज्ञात करो। प्रथम पद ए और सार्व अंतर क्या निकालना है हमें? यहां पर सार्व अंतर डी निकालना है। ठीक है भाई, प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हमें यहां पर फाइंड करना है। ठीक है, प्रथम पद किसको बोलते हैं? फर्स्ट वाले को प्रथम पद बोलते हैं हम, प्रथम पद बोलते हैं फर्स्ट वाले को। प्रथम पद किसको बोलते हैं? फर्स्ट वाले को प्रथम पद बोलते हैं हम। ठीक है, तो प्रथम पद ए जो है वो कितना हो जाएगा? फर्स्ट वाला ए बराबर 1/2 हो जाएगा। प्रथम पद तो आ गया भाई अपना डायरेक्ट ही। ठीक है, अब दूसरा डी निकालना है, डी निकालना है, डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1। डी बराबर A2 का मान कितना है? 2 नंबर का पद 1/2, फिर माइनस A1, A1 का मान कितना? 1/2। जब नीचे वाली पूरी संख्या ही सेम मिल गई हो तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, बाकी होगी तो क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि सार्व अंतर जो है वो कितना आ गया भाई? 0 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगला प्रश्न पूछा जाता आपसे, मैं यहां पर लिख दूं। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिज्य खंड की त्रिज्या r है व कोण क्या है? थीटा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यदि किसी त्रिज्य खंड की त्रिज्या r है, यदि किसी त्रिज्य खंड की त्रिज्या r है और कोण इसका क्या है भाई? थीटा दे रखा हमें। ठीक है, तो हमें इसके क्षेत्रफल का मान फाइंड करना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, त्रिज्या r है और थीटा कोण कोण थीटा है, तो इसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री। ये होता है या नहीं होता है? होता है भाई। अब त्रिज्या क्या है? r है और कोण थीटा थीटा है, तो ये आंसर हो गया इसका बस। अब बहुत सारे क्या सोचते हैं कि सर ऐसा दे रखा है, त्रिज्या दे नहीं रखी है, r दे रखा है इसका मान, और थीटा कोण जो है थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा का मान नहीं दे रखा है, तो हम जो है यहां पर इसके आंसर कैसे फाइंड करेंगे? ऐसा सोचकर इस सवाल को क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं और आगे सोल्व करने का प्रयास वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मान नहीं दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला रखा और वही इसका आंसर माना जाएगा। क्लियर? चलिए अगले अपन नए सवाल की बात करते हैं, तो इसको मैं मिटा दूं सबसे पहले। हाँ जी, अगला सवाल।
अगला नया सवाल, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखो। माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखो। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का जो है दोस्तों क्या लिखना है आपको, सूत्र लिखना है। सूत्र कैसे लिखना है तो मैं बता दूं आपको, याद रखना भाई, ये तो इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष विधि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ, और फिर कहता है कि भाई इसके प्रतीकों को भी लिखिए, इसके संकेतों को भी लिखिए, यानी कि जो माध्य हम निकाल रहे हैं उसके संकेत भी लिखने हैं जो फॉर्मूले में दे रखे हैं, मान वैल्यूज। कैसे, तो सिग्मा एफ एक्स ये क्या होगा, एफ एक्स की जोड़, और फिर सिग्मा एफ ये क्या होगा, एफ की जोड़। ये इसके क्या हो गए भाई, संकेत हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते फिर तो अगला जो सवाल है नया वो ये कहता है कि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखो। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखो। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखो भाई, तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र हम लिख देंगे यहां पर, एल प्लस, तो माध्यिका का हो जाएगा भाई, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ ऑफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। देख लेना अपने हिसाब से, ये फॉर्मूला है, मुझे भी पूरा याद नहीं रहा शायद, पर कंफर्म है यही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमने यहां पर लिख दिया है। बहुलक ज्ञात करने का इसी तरीके से आपको माध्यक ज्ञात करने या माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है पर उसका नाम जरूर याद है, तो वो आप बुक में से देख के जरूर याद कर लेवे कि माध्यक बहुलक, ट्रेंडिंग फॉर्मूला ध्यान रखना भाई, यानी कि आने के चांसेस ज्यादा है। माध्यक बहुलक व माध्य में संबंध लिखो। ये आपको याद रखना, कुछ ऐसे ही था फॉर्मूला, माध्यिका बराबर 3 बहुलक प्लस 2 माध्य, कुछ ऐसे फॉर्मूला था, तो आपको बुक में से देख के इसको याद करना है। ठीक है ना, तीनों में एक संबंध रिलेशन दे रखा था, आपने पढ़ा होगा, और मैंने अगर पुरानी क्लासेस देखी है तो भी उसके अंदर मैंने आपको पूरा लिखवाया है, और इस पर आधारित जो इस पर बेसिक सवाल भी मैंने आपको करवाए हैं, तो वो जरूर जाकर देख ले। ठीक है, ये मामला भी हो गया भाई खत्म। अगले सवाल की बात करते हैं। संगत असंगत भी पूछा जाता है एक नंबर में, कि स्थिति दे देवे या इक्वेशन दे देवे और फिर हमें पता करना है कि वो संगत है या असंगत है। संगत है या असंगत ऐसा हमें पता करना हो तो क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है, तो समीकरण निकाय होगा। यानी कि समीकरण जो है, अगर ऐसी कंडीशंस आ जावे तो समीकरण निकाय जो है संगत होगा या असंगत होगा, उसके बारे में हमें यहां पर लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, तीनों ही कंडीशंस अप्लाई कर लेंगे, बता दूंगा मैं आपको, पर पहले इसका आंसर बता दूं। अगर ऐसी स्थिति आ जावे ना, दोनों इक्वल होवे, तो समीकरण निकाय क्या होता है, संगत होता है। एक नंबर में छोटे छोटे प्रश्नों की बात करें अपन, सोल्व करने का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, दोनों इक्वल आ जाओ तो वो क्या होगा, समीकरण निकाय संगत होगा। तीनों ही कंडीशंस बता दूं मैं आपको, ध्यान से देखना, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2,
एक नॉट इक्वल और एक इक्वल हो जावे, इधर इक्वल हो जावे इधर नॉट इक्वल हो जावे, या फिर दोनों इक्वल हो जावे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, या दोनों ही नॉट इक्वल हो जावे। ध्यान से देखना भाई, ये दोनों कंडीशंस या तो दोनों ही इक्वल होनी चाहिए और या फिर दोनों ही क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल होनी चाहिए, तब समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। और ऐसी स्थिति में यानी कि एक इक्वल एक नॉट इक्वल ऐसा उल्टा उल्टा हो जावे तो समीकरण निकाय क्या होगा भाई, असंगत होगा। तो ये ऐसी स्थितियां आपको पता होनी चाहिए, एक नंबर में या रिक्त स्थान में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आया समझ में आपको? ठीक है भाई। अभी तो हालांकि बहुत सारे प्रश्न छूटे हुए हैं, पर अपन वैसे रिपीट ही कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी क्लासेस मैंने डाली हैं और छोटे प्रश्न बड़े प्रश्न जितने भी चैप्टर वाइज हैं मैक्सिमम मैंने सारे सवाल वहां पर करवाए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो आज का अंतिम समय आपके पास है, उन सभी क्लासेस को जाकर जरूर देख लेवे। केवल और केवल अपनी तसल्ली के लिए अपन ने वापस जो है छोटे छोटे प्रश्नों की क्लासेस डाली हैं और आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जावे इसके लिए कि आपको प्रश्न कुछ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बाकी छोटे प्रश्न जो भी हैं, बड़े प्रश्न जो भी हैं इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, वो सारे प्रश्न मैंने सॉल्व करवाए हैं आपको। ठीक है, चलिए ये भी अपना हो चुका है प्रश्न। ये मैंने बता ही दिया आपको कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, 0,0 होता है। स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, कहां से खींचते हैं, बाहर अंदर, तो ये स्पर्श रेखा के बारे में मैंने आपको बताया। फिर आपको पता होना चाहिए समरूपता के नियम, आपको पता होने चाहिए समरूपता के नियम, आपको पता होने चाहिए RHS ए गुणधर्म, ए ए गुणधर्म कुछ ऐसे ही था, ऐसे एस गुणधर्म कुछ ऐसे गुणधर्म है। तो समरूपता की डेफिनेशंस और ये गुणधर्म आपको पता होने चाहिए क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि 4 ऑप्शंस दे देवे और 4 ऑप्शंस में से चारों में गुणधर्म लिख देवे और पूछ ले निम्न में से कौन सा गुणधर्म नहीं है, तो चारों में से ऑप्शंस की आपको पहचान करनी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास यही 20 मिनट तक समाप्त होती है और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपना एग्जाम जो बहुत ही अच्छे से देकर आवे, घबराए ना, आपका पेपर जरूर अच्छा होगा अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी अच्छे से की है तो। मिलते हैं अगले नए सवालों में ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। वैसे तो आज अपनी जो क्लास 10th की क्लास जो रहेगी यहीं से अपनी समाप्ति की घोषणा होती है क्योंकि अब आपने 10th एकदम क्लियर हो गई मैथमेटिक्स की। मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद।